नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के PCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी इकोनॉमिक्स की, यूपी RO के लिए। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 140 क्वेश्चन और प्लस 60 हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में। तो हम जिसमें जैसे कि हम देखते हैं 3 पार्टों में देखते हैं 140 क्वेश्चन को। तो जैसे कि 50 क्वेश्चन, फिर 50 क्वेश्चन और फिर 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने पार्ट 1 पे काम कर लिया था, सेकंड पार्ट पे हमको काम करना है, यानी कि 51 से लेके हम 100 क्वेश्चन तक देखेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। चौथा टेस्ट है ये हमारा, दूसरा पार्ट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? नहीं है तो ऑप्शन ए है हमारे पास, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017, अटल पेंशन योजना 2014, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016, सुकन्या समृद्धि योजना 2015। आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा राइट होगा इनमें, और ये भी देखना है कि सही नहीं बताना है। देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की बात करें तो ये जो है 60 साल या उससे अधिक उम्र के जो नागरिक के लिए एक पेंशन योजना है। ये पेंशन योजना है कितने, 60 साल या 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनके लिए। ये कब आई थी? ये आई थी आपकी 2017 में। अटल पेंशन की बात करें तो ये कब आई थी? 2014 में? नहीं, ये आई थी आपकी 2015 में, 2014 में नहीं आई थी, ठीक है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इसमें सही नहीं है पूछा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आई थी? 2016 में, ये भी ध्यान रखेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना कब आई थी? 2015 में। 2015 में हमारी 2 हो गई, अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना। यदि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात की जाए तो प्रशिक्षण से रिलेटेड है, ये प्रशिक्षण से संबंधित है, और जो इसका लक्ष्य है वो 2016 से 2020 तक है, ये भी ध्यान रखेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना की बात की जाए 2015 में आई थी, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों में जन्म लेने जन्म लेने वाली बच्चियों को भविष्य में आर्थिक संकट का सामना करना नहीं पड़ेगा। आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, ये किससे संबंधित है? ये है सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से 4 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? फर्स्ट है हमारे पास, इसके तहत उद्योगों से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसे कुशल युवाओं को सिखाए जाएंगे। और सेकंड है, इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 40 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कौन सा राइट होगा कमेंट करेंगे और बताएंगे।
देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की हमने पीछे बात की थी, तो ये कब है 2016 से 2020 तक। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट होगा? देखिए इसमें इसके तहत उद्योगों से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग जैसे कुशल युवाओं को सिखाए जाएंगे, ये ऑप्शन सही है। सेकंड कह रहा है इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 40 स्किल इंडिया इंटरनेशनल स्थापित किए जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। कितने स्थापित किए जाएंगे? 30, तो ये ध्यान रखेंगे 40 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन केवल 1 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निर्धनता के प्रकार से संबंधित है, पॉवर्टी से। पहला है प्रकार्यात्मक निर्धनता, सेकेंड है व्यक्तिपरक निर्धनता, तीसरा है सापेक्ष निर्धनता और चौथा है पूर्ण निर्धनता। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट होगा, केवल 1 और 2, केवल 1 2 3, 3 4 1 4, कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए निर्धनता क्या होती है? जब व्यक्ति अपनी मौलिक जरूरतों को पूरा न कर सके तो निर्धनता की कैटेगरी में आता है। मौलिक जरूरतों को पूरा न कर सके तो किस कैटेगरी में आता है? और निर्धनता की कैटेगरी में आता है। ठीक है, प्रक्रियात्मक बेरोजगारी क्या है? जब कोई व्यक्ति या परिवार की वह स्थिति जिसमें वो अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन या संसाधन कमा न पाए, तो उसको हम प्रक्रियात्मक निर्धनता के बारे में प्रक्रियात्मक निर्धनता कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिपरक निर्धनता, इसमें भी क्या होता है? इसमें होता है किसी व्यक्ति को अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में व्यक्तिगत धारणा या भावना को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिपरक निर्धनता कहते हैं। सापेक्ष निर्धनता की बात की जाए, किसी व्यक्ति या परिवार की जो आय है उस देश के या समाज के औसत आय से कम हो, तो उसको हम सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। ठीक, पूर्ण निर्धनता में क्या है? जिसमें लोगों के पास बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय नहीं हो, तो उसको हम पूर्ण निर्धनता कहते हैं। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें होगा आपका सापेक्ष और पूर्ण निर्धनता, तो ऑप्शन आपका 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक तरफ दिए जनसंख्या के सिद्धांत, दूसरी तरफ दिए हैं सिद्धांतों के प्रतिपादक। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के सामने दिया एडविन कैनन, जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत के सामने दिया माल्थस, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के सामने दिया है फ्रैंक नोटिस्टीन, और सामाजिक अपसमायोजन के सामने दिया है अपसमायोजन सिद्धांत के सामने थॉम्पसन। तो इसमें कौन राइट होगा? कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। ये कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत कब आया था? ये आया था 1924 को आया था। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत ये कब आया था? ये आया था आपका 1798 में आया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। किसने दिया था? माल्थस ने दिया था ये, और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो दिया था वो दिया था एडविन कैनन ने। ठीक है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की बात की जाए तो नोटिस्टीन ने कब दिया था? ये नोटिस्टीन ने दिया था ये 1945 में, और एक इसमें और थे थॉम्पसन ने कब दिया था? ये थॉम्पसन ने दिया था 1929 में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें 2 थे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में, थॉम्पसन और नोटिस्टीन। बात करें सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत की, तो वो किसने दिया है?
देखिए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें होगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा। किसने दिया है ये? हेनरी जॉर्ज ने दिया है, हेनरी जॉर्ज। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है। यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। ऑप्शन है हमारे पास, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है, व्याख्या करता है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, जब किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय राष्ट्रीय आय होती है। सही है, ये कह रहा है राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती, ये भी ठीक है, ऑप्शन दोनों ठीक है, और व्याख्या भी करता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित हैं? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। ऑप्शन केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1 2 3। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए उत्पादन विधि में क्या होता है, उत्पादन विधि में अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उत्पादक इकाइयों के अंशदान की माप प्रस्तुत करती है। ये उत्पादन विधि क्या करती है? अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उत्पादक इकाइयों के अंशदान की माप प्रस्तुत करती है। आय विधि की बात करें, आय विधि में क्या होता है, इसमें साधनों के धारक साधनों के जो धारकों का अंशदानों को प्रदर्शित करती है। साधनों के धारकों का जो अंशदान होता है उसको प्रदर्शित करती है। व्यय विधि की बात करें, व्यय विधि में क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था का उपभोग और विनियोग होता है उसके व्यय को प्रभाव को प्रदर्शित करती है। उपभोग और विनियोग के व्यय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तीनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था का मूल्यवर्धन सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के मूल्यवर्धन का योग होता है। कारण है, अर्थव्यवस्था उत्पादक इकाइयों का समूह होती हैं। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है, व्याख्या करता है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। क्या कह रहा है, किसी अर्थव्यवस्था का मूल्यवर्धन सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के मूल्यवर्धन का योग होता है। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। सेकंड है, अर्थव्यवस्था उत्पादक इकाइयों का समूह होती हैं, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, व्याख्या सही है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निरपेक्ष गरीबी को प्रदर्शित करती है। यह समाज के उन लोगों का अनुपात या प्रतिशत है जिनकी आय या खर्च गरीबी रेखा के नीचे रहती है। ऑप्शन है हमारे पास, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है, व्याख्या सही करता है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? निरपेक्ष गरीबी जिन लोगों के परिवार जिन लोगों या परिवारों की आय किसी देश की निर्धनता किसी देश की
निर्धनता रेखा से नीचे हो, आय जो है क्या हो, निर्धनता रेखा से नीचे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। ठीक है। सेकंड कह रहा है यह समाज के उन लोगों का अनुपात या प्रतिशत है जिनकी आय या खर्च गरीबी रेखा के नीचे रहती है। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, इसमें ये भी राइट है और ऑप्शन ये भी राइट है, दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है ऐच्छिक बेरोजगारी से। फर्स्ट है इस स्थिति में श्रमिक कार्य करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं होता है। सेकंड है अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी के रूप में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास 1 और 2 दोनों, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए इस स्थिति में ये कह रहा है ऐच्छिक बेरोजगारी में, इस स्थिति में श्रमिक कार्य करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं है। तो ये किस में आता है, ऐच्छिक बेरोजगारी में तो आता नहीं है, तो किस में आएगा, अनैच्छिक बेरोजगारी में आएगा। अनैच्छिक बेरोजगारी, ये अनैच्छिक बेरोजगारी में आएगा। ऐच्छिक बेरोजगारी में क्या आता है, जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूर दरों पर काम करने को तैयार ना हो, काम करने को तैयार न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और जब श्रमिक कार्य करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं है तो उसको अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है। और ये कह रहा है अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी के रूप में सम्मिलित किया जाता है। नहीं, ये भी सामान्य बेरोजगारी के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दोनों में से कोई राइट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका प्रयोग आय और संपत्ति की असमानता की माप के लिए किया जाता है। लॉरेंज वक्र और निरपेक्ष समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल को दर्शाता है। हमारे पास ऑप्शन वही है, दोनों सही है, केवल 1 है, दोनों में से कोई सही नहीं, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, सांख्यिकीय माप भी कहते हैं। सांख्यिकीय, ये क्या करता है, सांख्यिकीय माप को मापता है। माप, ये जनसंख्या के आय और धन यानी कि संपत्ति की माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और ये कह रहा है लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल को दर्शाता है। ये भी ठीक है। देखिए 0 पे क्या होता है, गिनी गुणांक में 0 पे होता है पूर्ण समानता। 0 पे क्या होता है, पूर्ण समानता। यदि हम 1 पे कहें तो 1 पे क्या होता है, पूर्ण असमानता। क्या होता है, पूर्ण असमानता। ये भी ध्यान रखेंगे। लॉरेंज वक्र को हम क्या कहते हैं, संचयी प्रतिशत वक्र भी कहते हैं। संचयी प्रतिशत वक्र। यदि आपको लॉरेंज वक्र ना दिया हो और ये संचयी प्रतिशत वक्र दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वो सेम ही होगा। ठीक है।
चलिए इसमें आपके दोनों राइट हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना से संबंधित है। फर्स्ट है, इस योजना के अंतर्गत हर ग्रामीण परिवार के सक्षम और इच्छुक व्यक्ति को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन तक का काम दिया जाता है। सेकंड है, इस योजना के तहत काम करने की जगह मजदूर के घर से 10 किलोमीटर की दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास दोनों सही, केवल 1, दोनों में से कोई सही नहीं, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। सिक्सटी 61 में बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए ये इस योजना को क्या कहते हैं, मनरेगा भी कहा जाता है, मनरेगा। इसमें 100 दिन तक का काम दिया जाता है, ये ठीक है। ये कह रहा है इस योजना के तहत काम करने की जगह मजदूरों के घर से 10 किलोमीटर की दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, मनरेगा एक रोजगार गारंटी योजना है, रोजगार गारंटी योजना। ठीक, शुभारंभ कब किया गया था इसका, तो फरवरी यानी कि 2 फरवरी को किया गया था, 2 फरवरी 2006 को। किस अधिनियम के तहत अधिनियम आएगा, तो 2005 के तहत, ये भी ध्यान रखेंगे। कहाँ शुभारंभ कहाँ किया गया था शुरू में, तो वो किया गया था आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, यदि उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य है इसका ग्रामीण बेरोजगार और भूख और गरीबी से छुटकारा पाना। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और 100 दिनों का काम तो बताया ये भी, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है काल ऋण की तरलता नकदी के ही समान होती है, ये ऋण अत्यंत ही अल्प अवधि के लिए उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास कि ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है व्याख्या करता है, दोनों सही है व्याख्या नहीं करता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए काल ऋण जो होता है वो तरलता की नकदी के समान ही होता है और अल्प अवधि के लिए ये उपलब्ध होते हैं। ठीक, दोनों राइट हैं, व्याख्या भी सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को हीनार्थ प्रबंधन का एक अस्त्र के रूप में जाना जाता है। कारण है इनके निर्गमित होने के साथ ही रिजर्व बैंक की संपत्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही, दोनों सही, व्याख्या भी सही करता है और दोनों सही हैं व्याख्या नहीं करता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए आपको पता होना चाहिए एडहॉक ट्रेजरी बिल्स के बारे में पहले तो, फिर आपको हीनार्थ प्रबंधन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी 1955 में, इसकी शुरुआत हुई थी 1955 में भारत में। ठीक,
क्या काम है इसका? केंद्र सरकार द्वारा तत्काल वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये सामान्य बिल से अलग होते हैं। सामान्य बिल से अलग होते हैं। और ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, जिसको हम आरबीआई कहते हैं। आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। यदि बात करते हैं हम हीनार्थ प्रबंधन की, तो हीनार्थ प्रबंधन में क्या होता है? चलिए देखते हैं हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन के बारे में क्या है? सरकार अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंकों से ऋण लेती है या अतिरिक्त मुद्रा निर्गत करती है। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कौन सा राइट होगा इसमें? अब देखिए आरबीआई की बात करें तो जैसे कि रिजर्व बैंक की जो व्याख्या है, एक्सप्लेन जो किया है, वो फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से दिया है, अच्छे तरीके से बताया गया है। तो पार्ट 1 ना भूलें देखना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं होंगी, उसमें होंगी, उसमें हैं, इसमें नहीं होंगी। तो इस तरीके से पार्ट 1 भी देखें, ठीक है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें दोनों ऑप्शन राइट हैं और इसकी व्याख्या भी सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, रिजर्व बैंक पत्र मुद्रा का निर्गमन जनता के लिए करता है और पत्र मुद्रा के निर्गमन से सृजित देयता अंतिम रूप से सरकार की होती है। ऑप्शन है हमारे पास दोनों सही, केवल 1, दोनों गलत और केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें रिजर्व बैंक पत्र मुद्रा का निर्गमन जनता के लिए करते हैं, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। और सेकंड कह रहा है
पत्र मुद्रा के निर्गमन से सृजित देयता अंतिम रूप से सरकार की होती है। ये अंतिम रूप से जो होती है वो सरकार की होती है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, ऑप्शन होगा इसमें डी राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बैंकों की शोध क्षमता बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कौन से उपाय किए जाते हैं? ऑप्शन है नगद कोष अनुपात, सेकंड है नगद जमा अनुपात, ऑप्शन थर्ड है वैधानिक तरलता अनुपात, ऑप्शन फोर्थ है बैंकों द्वारा पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने पर बल। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 4, 2 और 3, 3 और 4, 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए हम इसको CRR भी कहते हैं, इसको SLR कहते हैं और इसको हम CDR कहते हैं। देखिए CRR के बारे में हम पहले ही बात कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में, SLR के बारे में भी हमने वहाँ पे बात की थी। ठीक है, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। नगद जमा अनुपात क्या होता है? जो बैंक स्वयं अपने अनुभव के आधार पर अपने पास नगद रूप में बैंकों से होने वाले दिन प्रतिदिन की भुगतान की जो आवश्यकता की पूर्ति होती है उसके लिए रखा जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें नगद CRR, CDR, SLR और बैंकों द्वारा पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने पर बल, ये भी होगा। तो ऑप्शन होगा आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, CRR को आप वहाँ से कवर कर सकते हैं पार्ट 1 से, और SLR को भी पार्ट 1 से कवर कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से संबंधित है। सेकंड है, वर्ष 1991 में हिंदू वृद्धि दर 4 से 5% के बीच थी। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों गलत, दोनों सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए हिंदू वृद्धि दर होती क्या है? राष्ट्रीय आय भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से संबंधित होती है ये। ठीक है, तो ऑप्शन पहला सही है। और सेकंड कह रहा है 1991 में हिंदू वृद्धि दर 4 से 5% के बीच थी। तो कितनी थी? वो थी 3 से 4%, 3 से 4% थी। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर के प्रतिपादक कौन थे यदि बात की जाए तो? प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे राजकृष्ण। तो ये भी ध्यान रखेंगे। कौन सा राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग की जनसंख्या को कार्यकारी जनसंख्या कहा जाता है? फर्स्ट है 0 से 15 वर्ष, 15 से 30 वर्ष, 15 से 60 वर्ष, 25 से 60 वर्ष। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। कार्यकारी जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है। ये आपका पिछले सालों में भी, पिछले साल के जो पेपर हैं UPPCS के प्री में, तो वहाँ पे पूछा जा चुका है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये कितना होता है? ये होता है 15 से 60 वर्ष। ठीक, 59 भी आए 15 से 59, तो भी लगाएंगे यही कार्यकारी जनसंख्या में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा क्षेत्र के साथ अवसंरचना क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया। कारण है गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना की उपलब्धता उच्च वृद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन है हमारे पास ए सही है, आर गलत है, ए गलत है,
और सही है, दोनों सही है, व्याख्या सही करता है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? ये आई थी आपकी 2012 से 17 के बीच, 2017। इसका जो लक्ष्य था वो कितना था? यदि हम इसके लक्ष्य की बात करें, लक्ष्य जो रखा गया था इसमें, तो रखा गया था 8%, 8% रखा गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना था, ठीक है। और पहला ऑप्शन ठीक है। सेकंड है गुणवत्ता पूर्ण अवसंरचना की उपलब्धता उच्च वृद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दोनों ठीक है, व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए मुद्रास्फीति सर्वाधिक लाभकारी होती है? उपभोक्ता के लिए, उत्पादक के लिए, निश्चित वेतनमान व्यक्ति के लिए, बचत खाता अकाउंटेंट रखने वाले व्यक्ति के लिए। कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। ये होता है प्रोड्यूसर के लिए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उत्पादक के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है मुद्रा संकुचन या विस्फीति भी कहते हैं मुद्रा संकुचन को, देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति कीमत स्तर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए जानी जाती है। कारण है मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत वे सब क्रियाएं, नीतियां एवं उपाय किए जाते हैं जो मुद्रास्फीति वेग को रोकने के लिए किए जाने चाहिए। ऑप्शन वही है हमारे पास, दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है। एक ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है, दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता है। बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए आपको पता होना चाहिए मुद्रा संकुचन क्या होता है। तो क्या होता है मुद्रा संकुचन? जब मुद्रा की आपूर्ति घटे, मुद्रा की आपूर्ति घटती है या घटे, तब इसको हम मुद्रा संकुचन कहते हैं। जैसे कि मुद्रा का उनकी मांग की तुलना में, उनकी मांग की तुलना में कमी हो, तब इसको हम मुद्रा संकुचन कहते हैं। मुद्रा अपस्फीति की बात करें तो मुद्रा अपस्फीति किसे कहते हैं? जैसे कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की जो सामान्य कीमतों में जब गिरावट हो, उसको हम मुद्रा अपस्फीति कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में डिफ्लेशन भी कहते हैं। क्या होती है? देखिए अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में क्या हो? गिरावट हो, तो हम क्या कहेंगे? डिफ्लेशन कहेंगे, यानी कि मुद्रा अपस्फीति कहेंगे। अब यदि यहाँ गिरावट की जगह कीमतों में बढ़ोतरी हो जाए तो हम क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे, जिसको हम सामान्य भाषा में महंगाई भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बजट के घाटे को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में कौन सी मुद्रास्फीति का प्रबंधन किया जाता है। चलन स्फीति, शाक स्फीति, मांग प्रेरित स्फीति और हिनॉर्थ प्रेरित स्फीति। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलन स्फीति की बात करें हम, चलन स्फीति क्या होती है। अर्थव्यवस्था में कुल मांग आपूर्ति से अधिक हो जाए तो उसको हम चलन स्फीति कहते हैं। अर्थव्यवस्था में कुल मांग आपूर्ति से अधिक हो जाए और जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए अपनी जेब से अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं, खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसा अधिक खर्च कर रहे हैं, जिससे कीमत बढ़ेंगी, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी या वृद्धि होगी। सिंपल लैंग्वेज में ये, ठीक। शाक स्फीति की बात करें, शाक स्फीति क्या होती है। ये होती है जब देश के व्यापारिक बैंक, जब देश के व्यापारिक बैंक तेजी से रकम उधार लें, तेजी से रकम उधार लें, तब शाक स्फीति कहते हैं उसको, ठीक है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है। मांग प्रेरित जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाए। चलिए यहाँ देखते हैं, वस्तुओं और सेवाओं की मांग, वस्तुओं और सेवाओं की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाए, अधिक हो जाए, तब हम इसको क्या कहते हैं, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या स्फीति, ठीक है। देखिए, आपूर्ति से अधिक हो जाए तो यानी कि मांग अधिक होगी और आपूर्ति कम होगी, ठीक है। और हिनॉर्थ प्रेरित स्फीति की बात करें, जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग
मांग में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? हीन अर्थ प्रेरित स्फीति। चलिए, हमारा डी ऑप्शन हो गया इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? संतुलित बजट बनाना, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, बचतों को प्रोत्साहित करना, उत्पादन में वृद्धि करना। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 2 4, केवल 1 3 4, 3 4 और 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, संतुलित बजट बनाना है, बचतों को प्रोत्साहित करना ये भी है, उत्पादन में वृद्धि ये भी है, लेकिन सार्वजनिक व्यय में वृद्धि ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? 1 3 4, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मुद्रास्फीति के मापन का एक आधार है। इस सूचकांक में वस्तु और सेवाओं की कीमतों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, दोनों में से कोई सही नहीं, केवल 2, दोनों सही, केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, इसके बारे में हम WPI के बारे में, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसके बारे में हम पार्ट 1 में चर्चा कर चुके हैं, विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो वो देख लेंगे। देखिए, हमने बताया था यह स्फीति के मापन का एक आधार है। ये ठीक है, कह रहा है इस सूचकांक में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को शामिल किया जाता है। नहीं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, वस्तुओं को किया जाता है केवल। तो दोनों, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये दोनों का जो होता है, ये होता है CPI में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। ठीक है, ये ध्यान रखें कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति का मापन किन आधारों पर किया जाता है? फर्स्ट है कीमतों में सामान्य वृद्धि, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जैसे कि WPI और CPI। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 3, 1 2 3। देखिए, मुद्रास्फीति का मापन जो है किन आधारों पर किया जाता है? WPI और CPI। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पहला नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक तरफ समिति दी है, एक तरफ सिफारिश दी है। गोईपोरिया समिति रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीय तक, इसके सामने दिया है। ठीक है, तारापुर के सामने दिया है बैंक सेवा सुधार, खंडेलवाल के सामने दिया है कर संबंधी सुधार, और राजा चेलैया के सामने दिया है बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार। कमेंट करेंगे और बताएंगे इनमें कौन सा राइट होगा। देखिए, गोईपोरिया समिति कब आई थी? ये आई थी आपकी 1990 में। कब आई थी? 1990 में आई थी। तारापुर की बात करें, तारापुर कब आई थी? ये आई थी 97 में, 1997। खंडेलवाल की बात करें तो ये कब आई थी? 2009 में आई थी। और राजा चेलैया की बात करें, ये कब आई थी? ये आई थी 1991 में। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे।
कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए गोईपोरिया जो है बैंक सेवा सुधार से है, तारापोर जो है रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से है, खंडेलवाल की बात करें तो बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार, राजा चेलैया की बात करें तो कर संबंधी सुधार। तो कौन सा राइट होगा? ए का 2, बी का फर्स्ट, ए का 2, बी का फर्स्ट ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप किस विधि पर आधारित है? M1, M2, M3, M4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका M1, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति संकेतकों में M3 शाख नियंत्रण के लिए अधिक उपयोगी होती है। कारण है इसका संबंध बैंकों की कुल जमा राशियों से होता है। ऑप्शन दोनों सही, व्याख्या भी करता है, ए गलत आर सही, ए सही आर गलत, दोनों सही, व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बताएंगे कौन सा राइट होगा कमेंट करके। देखिए M3 का जो है वो है शाख नियंत्रण के लिए अधिक उपयोगी होता है M3, ये सही है। इसका संबंध बैंकों की कुल जमा राशियों से होता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन दोनों सही होंगे, व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रत्येक राष्ट्र स्विस गुणांक के उच्च मानकों को प्राप्त करना चाहता है। सेकंड है कारण है प्रत्येक राष्ट्र कम कटौती प्रतिबद्धताओं को अपनाना चाहता है। ऑप्शन वही हमारे दोनों सही, व्याख्या करता है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए प्रत्येक राष्ट्र क्या चाहता है? स्विस गुणांक के उच्च मानकों को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। ये कह रहा है प्रत्येक राष्ट्र कम कटौती प्रतिबद्धताओं को अपनाना चाहता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्ट्रिप्स के बारे में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह है उत्पाद और प्रक्रिया पेटेंट की व्यवस्था करता है। उत्पाद और पेटेंट की अपेक्षा प्रक्रिया पेटेंट अधिक व्यापक अवधारणा है। ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, केवल 2, केवल 1। यहाँ पे आप 1+2 कर लीजिए, यानी कि दोनों राइट, और यहाँ पे केवल 1। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए स्ट्रिप्स की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा, इसको क्या कहते हैं हम? बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार, अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता, संबंधी पहलुओं पर समझौता, एग्रीमेंट, इसको हिंदी में ये कहते हैं ट्रिप्स को। ठीक, यह उत्पाद और प्रक्रिया पेटेंट की व्यवस्था करता है, ठीक है। और जो इसके बारे में और बात करें तो इसकी जो स्थापना है संपन्न हुआ है ये 1994 में, 1994 में संपन्न हुआ है, लेकिन लागू जो हुआ है ये हुआ है 1996 में लागू हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे।
लागू 1996 में हुआ है। क्रियान्वयन कौन करता है इसका? क्रियान्वयन की बात करें तो वो करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि WIPO। ठीक है, देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट, दोनों सही। ये भी सेकंड भी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंकटाड के बारे में। अंकटाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। IMF के असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण इसकी स्थापना हुई है। सेकंड है यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, इसका मुख्यालय पेरिस में है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए अंकटाड की जो स्थापना है वो कब हुई है? स्थापना की बात करें तो वो हुई है, स्थापना की बात करें तो वो कब हुई है? 1964 में हुई है, 1964 में। ये ध्यान रखेंगे। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय पेरिस में नहीं है, कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा में इसका मुख्यालय है, यानी कि स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड भी आ जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कितने सदस्य हैं इसमें? सदस्य की बात की जाए तो सदस्य हैं इसमें 195 सदस्य हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। तो कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा। और तो अब बचा हमारे पास IMF के असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण इसकी स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ऑप्शन होगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के सामने दिया IMF, कमोडिटी मार्केट आउटलुक के सामने दिया विश्व बैंक, वन स्थिति रिपोर्ट के सामने दिया है FAO, और व्यापार प्रतिबंध सूचकांक के सामने दिया है OECD। तो कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? वो करता है IMF। कमोडिटी मार्केट आउटलुक कौन जारी करता है? विश्व बैंक। वन स्थिति रिपोर्ट FAO, और यदि व्यापार प्रतिबंध सूचकांक की बात करें तो OECD। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन करती है? यूनेस्को, OECD, यूनिसेफ और UNDP। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन करती है इसका आयोजन। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, OECD। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है अनवरत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। इसे DT लकड़वाला ने लागू किया था। गुरनार मिर्डल पुस्तक है एशियन ड्रामा से प्रेरित थी। ऑप्शन हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए DT लकड़वाला ने लागू किया था। ठीक है, एशियन गुरनार मिर्डल की यह पुस्तक है, ये इससे प्रेरित थी, ये भी ठीक है। ठीक, इसको रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। रोलिंग प्लान कब से कब तक रही थी ये अनवरत योजना? कब से कब तक? तो ये थी 1978 से 80, 1978 से 80 तक। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र, धारणीय एवं अधिक
समावेशी विकास को प्राप्त करना था? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, समावेशी विकास से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही पेपर में, तो ये समावेशी विकास आपको पता होना चाहिए। ठीक, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही PYQ में। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो कब आई थी? ये आई थी 1985 से 90 के बीच। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये आई थी 1997 से 2005, नहीं 2002 आई थी, 7, 5, 12, हाँ ठीक है 2002। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये आई थी आपकी 2007 से 2012। और जैसे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात हमने इसी पिछले उसमें की है, क्वेश्चन में, इसी पार्ट 2 में, तो ये भी हम देख चुके हैं। तो ये कब से कब तक है? ये है आपकी 12 से 15, ये 12 से 17 तक, 2017 तक। ठीक, तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट होगा। लक्ष्य तीव्र धारणीय, ये धारणीय और अधिक समावेशी विकास को प्राप्त करना था। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 12वीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यह एक संवैधानिक संस्था है। सेकंड है, इसका गठन दूसरे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। सी है, केंद्रीय गृह मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और नीति आयोग के सचिव इसके सचिव होते हैं। कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसको हम क्या कहते हैं? NDC भी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं इसके PM, प्रधानमंत्री आएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें होगा आपका नीति आयोग के सचिव इसके सचिव होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका जो कार्यान्वयन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सेकंड है, इसके अंतर्गत राज्यसभा का मनोनीत सदस्य विकास के लिए देश के किसी भी जिले का चयन कर सकता है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। बताएंगे कमेंट करके कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, इसमें ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। कार्यान्वयन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है और इसके राज्यसभा का मनोनीत सदस्य विकास के लिए देश के किसी भी जिले को चयन कर सकता है, ये ठीक है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन से नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं? सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक, भारत नवोन्मेष सूचकांक, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, सारे सही हैं। सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक, भारत नवोन्मेष सूचकांक, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक और समग्र जल प्रबंधन सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं सब। आपको कमेंट करके बताना है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई?
ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स स्कीम और प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान। करंट का क्वेश्चन है, बताएंगे कौन सा राइट होगा। ऑप्शन 1 और 2, 2 और 3, 1 3 और 1 2 3। इसमें सारे सही होंगे, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निर्यात विकास केंद्र दिए हैं एक तरफ दिया है निर्यातित वस्तु। पानीपत के सामने दिया मशीन उपकरण, खुर्जा के सामने दिया मिट्टी के बर्तन, बटाला के सामने दिया हथकरघा और जामनगर के साथ में दिया है ब्रोस पार्ट्स। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए पानीपत कहाँ है, ये है आपका हरियाणा। खुर्जा की बात करें उत्तर प्रदेश, बटाला की बात करें तो पंजाब, और जामनगर की बात करें तो ये गुजरात। ठीक है, देखिए पानीपत की बात करें तो हथकरघा, खुर्जा की बात करें तो मिट्टी के बर्तन, और बटाला की बात करें तो मशीनी उपकरण, और जामनगर की बात करें तो ब्रोस पार्ट्स। ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, ऑप्शन 1 में ही मिल रहा है हमको, सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, आयात निर्यात को दृश्य मद कहा जाता है और कारण है आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुएं पोर्ट पर रिकॉर्ड की जाती हैं। ऑप्शन ए सही, आर गलत, दोनों सही, व्याख्या नहीं करता, दोनों सही, व्याख्या करता है, ए सही, ए गलत, आर सही। बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम दृश्य मद भी कहते हैं। ठीक, अब ये है आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुएं पोर्ट पर रिकॉर्ड की जाती हैं, ये भी ठीक है। ऑप्शन दोनों राइट हैं, उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जुलाई महीने में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। हैदराबाद, गांधीनगर, लखनऊ, दिल्ली। इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिवस, एक तरफ दिवस दिए हैं, एक तरफ दिनांक दिए हैं। हेपेटाइटिस दिवस के सामने दिया है 21 जून, जल संरक्षण दिवस के सामने दिया है जुलाई 28 जुलाई, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के सामने दिया है 11 जुलाई, और विश्व जनसंख्या दिवस के सामने दिया है 7 जून। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। चलिए एक बता देता हूँ पहले, कौन सा, विश्व जनसंख्या दिवस। इससे आप 2 ऑप्शन में पूछ सकते हो। अब पहले और दूसरे में से बताना है आपको कौन सा राइट होगा, फर्स्ट और सी में से। देखिए हेपेटाइटिस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 28 जुलाई को। ठीक है, जल संरक्षण की बात करें तो कब मनाया जाता है, जून को, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बात करें वो 7 जून को। कौन सा राइट हो जाएगा, ए का 2, बी का फर्स्ट, ए का 2, बी का फर्स्ट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, संघाई शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके 24वें सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान के अस्थाना में किया गया और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें आपका दोनों राइट हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, करंट का ही क्वेश्चन है, फिर से करंट का है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन असंतुलन के कारण चर्चित नेट्रॉन झील निम्नलिखित में से किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है।
तो वो है तंजानिया, केनिया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से एक रिपोर्ट या जारीकर्ता सुमेलित नहीं है। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच, और प्लेनेट ऑन द मूव रिपोर्ट IUCN, और वित्तीय समावेशन सूचकांक 2024 IMF। ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, वित्तीय समावेशन जो सूचकांक है वो IMF जारी नहीं करती है। कौन जारी करता है? RBI जारी करती है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट केनलाओन ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? हाल ही में मतलब करंट का क्वेश्चन है। बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका फिलीपींस। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी करंट का क्वेश्चन है। काबली पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पुरस्कार द्विवार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। और सेकंड है, यह पुरस्कार नैनो विज्ञान, क्वांटम भौतिकी और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। काबली पुरस्कार, तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में, ये भी करंट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया? इसमें होगा आपका रूस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को निम्नलिखित में से किस वर्ष के रूप में घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी। ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो कौन सा राइट होगा इसमें? डायरेक्ट ऑप्शन पे ही आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पार्ट का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही हैं? इस अभिसमय में आइवरी कोस्ट 53वें देश के रूप में शामिल हुआ। भारत इस अभिसमय का पक्षकार नहीं है। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें भी आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए और पार्ट 1 में भी हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे। अब नेक्स्ट जो आएगा हमारा पार्ट 3 आएगा, जो 40 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो इसका PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।